हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी एसडीई का पेपर। इससे पहले पार्ट 1 में हमने 1 to 40 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 41 से लेकर 120 तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 41th क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ व्हीकल मूविंग इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑन अ गिवन लेन दैट पासिस अ गिवन क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ टाइम। इसको क्या बोलते हैं? ट्रैफिक वॉल्यूम बोलते हैं। 41 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट, फ्लोट टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन। फ्लोट टेस्ट क्या होता है? जब कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ बिटवीन, मतलब जो विस्कोसिटी टेस्ट है उससे अगर फाइंड ना हो तो फ्लोट टेस्ट यूज़ करते हैं कंसिस्टेंसी फाइंड करने के लिए। फ्लैश एंड पॉइंट, फायर पॉइंट टेस्ट कैसे करते हैं? रिंग एंड बॉल टेस्ट है। डक्टिलिटी टेस्ट के लिए डक्टिलिटी पता ही है आपको, डक्टिलिटी का इंस्ट्रूमेंट होता है। एज पर IRC स्पेसिफिकेशन, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इन अनरेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट स्लैब। अब अनरेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट स्लैब में सभी के लिए सेम वैल्यू है, चाहे वो कितना भी थिकनेस हो, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे, तो इसलिए थिकनेस मेंशन नहीं किया है। आंसर क्या आएगा? IRC कौन सा है? IRC 15 है। IRC 15 1981। इस कोड में आपको ये वैल्यू मिलेगी और वैल्यू है इसकी 4.5 मीटर। तो अगर अनरेनफोर्स्ड के लिए पूछे तो हर एक के लिए 4.5 आएगा, और रेनफोर्स्ड के लिए थिकनेस पे डिपेंड करता है। द डिजायरेबल एग्रीगेट क्रॉसिंग वैल्यू एंड एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट रेस्पेक्टिवली। सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट के लिए एग्रीगेट की इम्पैक्ट वैल्यू, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे वेराइटी होता है, हर बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू किसके लिए? पेवमेंट के लिए, सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट के लिए, दोनों के लिए 30 आता है, नॉट मोर देन 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अच्छा, ये मिलेगा कहाँ पे आपको, ये भी मैं बता देता हूँ। ये आपको वैल्यू, ये सब सारी वैल्यूज़ मिलेगी कहाँ? IS 2386 में, 2386 में पार्ट 4 में। तो 2386 बेसिकली एग्रीगेट की टेस्टिंग के कोड्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फेलियर ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट के फेलियर के मोड कौन सा इसमें से नहीं है? शियर फेलियर, सिंकेज क्रैक फेलियर, लॉन्गिट्यूडनल क्रैक, एलिगेटर क्रैकिंग। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि शियर फेलियर तो होता ही है, लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग भी होती है और एलिगेटर क्रैकिंग भी होती है। सिंकेज क्रैक फेलियर इसमें नहीं होता, बल्कि ये RCC में होता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट में नहीं होता। नेक्स्ट है डोवेल और डोवेला। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। क्या होता है? जब यहाँ पे सर्विस रोड है मान लो, और यहाँ पे कैनाल है, यहाँ पे इस तरह से कैनाल है, तो यहाँ पे जहाँ पे सर्विस रोड एंड होता है, यहाँ पे एक ऐसे ग्रेजुएशन से हम प्रोवाइड कर देते हैं। किसके लिए? ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, ताकि ट्रैफिक यहाँ से इधर ना आए। तो ये एक सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम डोला या डोवेल कहते हैं। ठीक है। प्रोटेक्टिव स्मॉल एम्बैंकमेंट, इसकी हाइट जनरली 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। द प्रोटेक्टिव स्मॉल एम्बैंकमेंट प्रोवाइडेड ऑन द कैनाल साइड ऑफ द रिजर्व सर्विस रोड। अभी इसकी साइड क्या आपको वो भी ध्यान रखनी है, एक कैनाल की साइड है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। द रेनफॉल ऑफ अ कैचमेंट एरिया ऑफ 10 स्क्वायर किलोमीटर इज 3 सेंटीमीटर पर आवर। रेनफॉल इंटेंसिटी है 3 सेंटीमीटर पर आवर, और कैचमेंट एरिया गिवन है 10 स्क्वायर किलोमीटर। इफ द रन ऑफ कोफिशिएंट गिवन है 0.5, व्हाट इज द टोटल रन ऑफ फ्रॉम द कैचमेंट एरिया एज पर द रैशनल मेथड। अब रैशनल मेथड यूज़ करना है तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो पीक डिस्चार्ज का फॉर्मूला है बेसिकली, यहाँ पे हमें अप्लाई करना है 1/36 K इंटू PC इंटू A। 1/36 यहाँ पे K दिया हुआ है कितना? 0.5, K 0.5 है, और PC, तो PC बेसिकली PC और A, एरिया दिया हुआ है। अच्छा, P जो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है प्रेसिपिटेशन की, तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और एरिया यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसको हमें हेक्टेयर में चेंज करना पड़ेगा। तो हेक्टेयर में ये कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, 1000। इस सब को सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 41.66। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, R इज इक्वल टू A/P, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लो टू द वेटेड पेरीमीटर, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैनेडियन लेसीज थियरी। कैनेडी ने क्या कहा था कि जो सिल्ट सपोर्टिंग पावर होता है वो कहाँ से जनरेट होता है? इट इज़ बॉटम से। और लेसीज ने कहा कि दोनों तरफ से जनरेट होता है, साइड से भी और बॉटम से भी। तो यह स्टेटमेंट सही है। कैनेडी थियरी कंसीडर्स कुटर्स इक्वेशन फॉर फाइंडिंग मीन वेलोसिटी, बिल्कुल सही है। लेसीज थियरी गिव्स एन इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द मीन वेलोसिटी, बिल्कुल सही। लेसीज ने क्या दिया था? V इज इक्वल टू
QF² डिवाइड बाई 140 रेज टू पावर 1/6, ये है लेसिज का फार्मूला। और कैनेडीज में प्रपोज किया था कुटर्स फार्मूला यूज़ करने का, क्योंकि इसने क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए फार्मूला दिया है कैनेडी ने, और वो था V0 इज इक्वल टू 0.55 इंटू वाई रेज टू पावर 0.64। ये भी फार्मूला कई बार पूछ लेते हैं। तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, आंसर आएगा डी। द इनिशियल वाटरिंग डन ऑन द लैंड टू प्रोवाइड मॉइस्चर टू द सॉइल बिफोर सोइंग एनी क्रॉप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कह रहा है कि बिफोर सोइंग क्रॉप, फसल को बोने से पहले जो वाटरिंग करते हैं उसको कहते हैं पैलीवा या फिर पैलियो, PALEO, पैलियो वाटरिंग। और जब फ्यू सेंटीमीटर ग्रो कर जाता है प्लांट, उस समय जो वाटरिंग करते हैं उसको बोलते हैं कोर वाटरिंग। तो यहाँ पे कई लोग कोर वाटरिंग लगा के आएंगे, लेकिन कोर वाटरिंग आफ्टर ग्रोइंग फ्यू सेंटीमीटर हाई, उसको बोलते हैं कोर वाटरिंग। और सोइंग से पहले को कहते हैं पैलीवा या फिर पैलियो वाटरिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक इक्वेशन फॉर एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पे एरोबिक पूछा है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 3 प्रकार की रिएक्शन होती है, नाइट्रोजन का, कार्बन का और सल्फर का। नाइट्रोजन से नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और जो सल्फर है वो सल्फेट में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे सभी देखते हैं, NH3, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रेट का होता है NO3। तो यहाँ पे NH3 होता है, बट इट इज़ समटाइम्स, इट इज़ नॉट प्रेमिनेंट। नाइट्रोजन से क्या बनता है, नाइट्रोजन से बनता है NO3 प्लस NH3, बट NH3 इज समटाइम्स, बट नाइट्रेट इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये तो नहीं आएगा, NO2 भी नहीं आएगा। अब NO2 कन्वर्ट नहीं होता है NO3 में, बिल्कुल नहीं। ये स्टेटमेंट सही है, ये कार्बोनेशियस है। तो यहाँ पे जो कार्बन कंटेंट है ये फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, चूँकि यहाँ पे एरोबिक पूछा है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो आंसर आएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूजेस अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर HCOH विद सिल्वर। मतलब ये इसको यूज़ करते हैं हम कैटलिस्ट की तरह। कौन सा है मेथड, तो हम सभी जानते हैं कि COD में यूज़ किया जाता है ये, COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में। व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट, बहुत सिंपल है। मॉइस्चर कंटेंट पूछा है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का। इफ द W इज द इनिशियल वेट ऑफ द सैंपल एंड D इज द फाइनल वेट, तो क्या होता है W माइनस D डिवाइड बाई W इंटू 100। आंसर आएगा A। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। कौन सा इसमें से प्रोसेस नहीं है सॉलिड रिमूवल का। स्ट्रेनिंग से होता है, सेडिमेंटेशन से होता है, डिफ्यूजन से भी होता है। फ्लोरोसिस किसका है, जब वाटर के अंदर फ्लोराइड का मात्रा 1.5 ppm से बढ़ जाता है तो उसको हम फिर डिफ्लोरोसिस करते हैं। इसकी एक बीमारी होती है फ्लोराइड की वजह से, फ्लोरोसिस। तो उसके लिए फ्लोराइड की कंटेंट को कम करने के लिए फ्लोरोसिस ट्रीटमेंट किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स व्हेन नेबरिंग पार्टिकल्स कम इनटू द कॉन्टैक्ट विद ईच अदर चेंजिंग पार्टिकल साइज। अब यहाँ पे पार्टिकल साइज शेप अगर चेंज हो तो वो होगा फ्लॉक्यूलेंट सेटलिंग। अगर पार्टिकल साइज शेप चेंज ना हो तो उसको बोलेंगे डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग। ठीक है, तो अगर चेंज नहीं हो रहा हो तो डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग, अगर चेंज हो रहा हो तो फ्लॉक्यूलेटेड सेटलिंग। अ सैंपल ऑफ स्लज हैज सस्पेंडेड सॉलिड दिया हुआ है, यहाँ पे कंसंट्रेशन 4000 mg पर लीटर आफ्टर सेटलिंग फॉर 30 मिनट। 30 मिनट ही इसका बेसिक टेस्ट है, और 1 लीटर के सिलेंडर में स्लज ऑक्यूपाइज 400 मिलीलीटर। हाउ मच द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। तो SVI इज इक्वल टू हम सभी को पता है VOB डिवाइड बाई XOB मल्टीप्लाई बाई 1000। यहाँ पे क्या आएगा 400। यहाँ पे VOB क्या होता है, VOB होता है सेटल्ड सॉलिड स्लज वॉल्यूम। तो सेटल्ड सॉलिड वॉल्यूम कितना 30 मिनट में 400 मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम। ठीक है, पर लीटर तो है ही है। तो 400 डिवाइड बाई XOB क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। तो कितना है कंसंट्रेशन 4000। तो 400 डिवाइड बाई 4000 मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, आंसर आएगा A 100। 56 का आ जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेस ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर में कॉज, हम सभी को पता है मीथेमोग्लोबिनेमिया, जिसे हम ब्लू बेबी डिजीज़ भी कहते हैं, ब्लू बेबी डिजीज़। एक्सेस ऑफ नाइट्रेट की वजह से, इसलिए इसकी क्वांटिटी नील होनी चाहिए वाटर के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं, डायरेक्टली इमिट होते हैं इन्वायरमेंट में, उसको बोलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। और सेकेंडरी कौन से होते हैं, जो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी बन जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ओजोन, पैन, स्मोग, ये सब है सेकेंडरी। कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉक्स, नॉक्स, ये सब क्या हो गया प्राइमरी पोल्यूटेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर डिस्कार्डिंग सॉलिड वेस्ट
एंड द वेस्ट मटेरियल्स आर बर्नड एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, ये सभी मेथड हैं, सभी मेथड ही हैं वेस्ट को डिकम्पोज करने के, लेकिन इंसिनेशन में आग में हम जलाते हैं। सैनिटरी लैंडफिल पता है आपको, इसमें सिंपली लैंडफिल कर देते हैं एक जगह पे, कंक्रीटिंग करके उसके अंदर फिलिंग करते हैं। कंपोस्टिंग सबसे इको फ्रेंडली मेथड है, कई बार पूछा जाता है कंपोस्टिंग, जिसमें हम खाद बनाते हैं, फर्टिलाइजर बनाते हैं। द ट्रू कलर ऑफ वाटर इज कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, ट्रू कलर जो वाटर का होता है वो किसकी वजह से होता है, तो डिजॉल्व सॉलिड की वजह से, कई बार पूछा भी गया एग्जामिनेशन में। When a prismatic compression member of length L is restrained against the translation and rotation at one end, एक एंड पे फिक्स है और दूसरे एंड पे कह रहा है फ्री अगेंस्ट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के लिए फ्री है लेकिन रोटेशन के लिए रिस्ट्रेंट है। मतलब ये IS 800 में मिलेगा आपको, और ये आपको IS 800 में कहाँ मिलेगा मैं बता देता हूँ आपको, टेबल नंबर 11, टेबल 11 में आपको ये सारी कंडीशन मिलेगी, टेबल नंबर 11, ठीक है, वहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो ये क्लियर है, ये तो आपको रटने वाली चीज़ है, इसमें कुछ करना नहीं है। 1.2 × L, द लिमिटिंग वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ गैंट्री गर्डर विद लेंथ L एंड ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ओवर हेड ट्रेवलिंग EOT क्रेन्स विद अ कैपेसिटी ऑफ लेस देन 500 kN। अगेन IS 800 में ही टेबल है, टेबल नंबर 6, IS 800 2007 का टेबल नंबर 6 आप प्रेफर करेंगे, उसमें सब दिया हुआ है। तो अगर ये 500 से कम हो तो L/750 और 500 से ज़्यादा हो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड में तो 1000, ठीक है, 500 से ज़्यादा हो तो 1000, कम हो तो, और मैनुअली ऑपरेटेड में 500 जो है वो मैनुअली ऑपरेटेड के लिए है, ये 500 से कम के लिए है, ये 500 से ज़्यादा के लिए 1500 की कोई वैल्यू नहीं है। द वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिसाइडेड बाय द फॉलोइंग कंसिडरेशन। द वैल्यू ऑफ डिज़ाइन लोड रिमेन अनसर्टेन ड्यूरिंग फैब्रिकेशन, स्ट्रक्चरल स्टील इज सब्जेक्टेड टू डिफरेंट ऑपरेशंस, बिल्कुल। इट इज़ इकोनॉमिकल एंड देयर बाय रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, नहीं, ये दो तो सही हैं, लेकिन ये कह रहा है अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ता है उसकी वजह से, क्योंकि हम अनफॉर्चुन कंडीशन को भी इनकाउंटर कर रहे हैं। तो आंसर आएगा C, 1 and 2 आर ओनली करेक्ट। नेक्स्ट है फॉर फिलेट वेल्ड जॉइंट द इफेक्टिव लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे 220 mm, साइज दिया हुआ है 8 mm, कह रहा है सेफ स्ट्रेस ऑफ द वेल्ड इज इक्वल टू, सेफ स्ट्रेस दिया हुआ है 110 N/mm²। व्हाट आर द थ्रोट थिकनेस एंड द सेफ लोड P रेस्पेक्टिवली। बहुत ईजी है, थ्रोट थिकनेस कैसे निकालते हैं, K × S से, K यहाँ पे 45 डिग्री, क्योंकि फिलेट वेल्ड है तो 45 डिग्री के लिए क्या होगा 0.7 इंटू साइज ऑफ द वेल्ड तो 8, तो आंसर आएगा 5.6, तो एक तो मिल गया हमें। अच्छा, P की बात करते हैं तो P के लिए क्या फॉर्मूला होता है, P के लिए फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू लेंथ इंटू थिकनेस, थ्रोट थिकनेस इंटू टाउ VF। लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे 220 और थिकनेस कितना है, यहाँ पे थ्रोट थिकनेस है, TT है थ्रोट थिकनेस, तो यहाँ पे 5.6 मल्टीप्लाई बाई अलाउबल स्ट्रेस 110, इसको सॉल्व करेंगे आप 135.52 आएगा, 135.52, आंसर आएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द परमिशिबल स्ट्रेस ऑफ ए स्टील प्लेट विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। एक्चुअली बताऊँ मुझे इसका आंसर मिला भी नहीं और मुझे पता भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बस एक गेस बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट आंसर हो सकता है इसका कुछ अलग हो, ठीक है। अंडर डायरेक्ट टेंशन के लिए तो 0.6 इंटू FI होता है, ठीक है, ना ही तो ये मुझे 800 में कहीं भी मिला, पुराने वाले में 1984 में भी कहीं भी नहीं मिला, और 2007 वाले में मुझे कहीं नहीं मिला, ठीक है। तो ये गेस होगा, इसी पे टिक करना, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर एक अलग होना चाहिए, ये 0.6 FI नहीं होना चाहिए। देखते हैं कमीशन ने जो आंसर की में आएगा तब पता चलेगा। सिंपली सपोर्टेड बीम हैज़ एन इफेक्टिव स्पैन ऑफ 7 मीटर, सिंपली सपोर्टेड बीम है, स्पैन कह रहा है 7 मीटर है, कैरीज अ UDL ऑफ 550 kN/m, सेल्फ वेट कह रहा है 1 kN/m है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है, एंड द बीम इज लेटरली सपोर्टेड है। देन द व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, सिंपल है WL²/8, सिंपली सपोर्टेड है तो लेटरली सपोर्टेड से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीम वैसे भी बेंडिंग में लेटरली बेंड नहीं करती है। बेंडिंग मोमेंट पूछा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में W कितना हो जाएगा, 50 है लाइव लोड और 1 है डेड लोड, तो 51 इंटू लेंथ है 7 मीटर, तो 7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8, आंसर आपको सिंपली मिल जाएगा, आंसर आएगा 312.375। द कॉलम स्प्लाइसेस इज यूज टू इंक्रीज, बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा। अगर यहीं पे इंक्रीज की जगह डिक्रीज होता तो आता लेंथ ऑफ द कॉलम, क्योंकि कॉलम स्प्लाइस क्या होता है कि एक मेंबर जब एंड हो जाता है तो वहाँ पे दूसरा मेंबर को एंड ज्वाइंट करने के लिए कॉलम स्प्लाइस यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है बेसिकली, मतलब इंक्रीज, ये क्या इंक्रीज करता है। अब इसमें देखो कई सारे आप कॉन्ट्राडिक्शन वाले वर्ड है,
कह रहा है कि कॉलम स्प्लाइस का आप यूज़ करते हो, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कॉलम या फिर स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम। तो कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम आएगा, बट स्प्लाइस का काम स्ट्रेंथ बढ़ाने का नहीं है। बेसिकली इसका काम क्या हुआ यहाँ पे, दो मेंबर को ज्वाइंट करने का, ठीक है। तो क्या हुआ, लेंथ ऑफ द कॉलम, इंक्रीजेस लेंथ ऑफ द कॉलम, क्योंकि इसकी वजह से हम ज़्यादा लेंथ को कॉलम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज यूज्ड फॉर द प्लास्टिक डिजाइन मेथड इन स्टील स्ट्रक्चर। जानते हैं लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर इज इक्वल टू कोलैप्स लोड अपॉन वर्किंग लोड या फिर सर्विस लोड। तो आंसर आ जाएगा बी। एज पर IS 800/2007 द मेथड ऑफ सिंपल डिजाइन इन्वॉल्व द फॉलोइंग एजम्पशंस। अब यहाँ पे एजम्पशंस दिया हुआ है, द बीम्स आर सिंपली सपोर्टेड, ये स्टेटमेंट गलत है, कोई भी बीम हो सकता है। मेंबर्स इन कंप्रेशन आर सब्जेक्टेड टू फोर्सेस अप्लाइड एट एप्रोप्रिएट एसेंट्रिसिटी विद एन एप्रोप्रिएट इफेक्टिव लेंथ, बिल्कुल सही है। द मेंबर्स इन कंप्रेशन आर सब्जेक्टेड टू लॉन्गिट्यूडनल फोर्स अप्लाइड ओवर द नेट एरिया ऑफ द सेक्शन। यहाँ पे नेट एरिया ऑफ द सेक्शन, ये स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए, ये तो स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, तो पहला सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है, तो वैसे भी ये तीन स्टेटमेंट गलत हो गया। मुझे इस पर भी थोड़ा डाउट है कि नेट एरिया ऑफ सेक्शन नहीं होता, क्योंकि कंप्रेशन में हमेशा ग्रॉस एरिया होता है, टेंशन में नेट एरिया होता है, बट इसलिए बट यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ दो ही बचता है, हमारे पास सिर्फ एक ही बचता है, 2 और 3, तो ऑप्शन बी आएगा इसमें। नेक्स्ट, इन द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स इफ Fy इज द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस ऑफ द स्टील देन परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन। एक्सियल टेंशन और एक्सियल कंप्रेशन दोनों के लिए 0.6 Fy, ये किसके लिए, शियर स्ट्रेस के लिए, टाउ के लिए। In the working stress method of design, when the structure is designed for the wind or earthquake load, the permissible stress in concrete and steel are increased by। ये आपको पुराने वाले कोड मिल जाएगा IS 800/1984 के क्लॉज नंबर 3.9.21 में क्या दिया हुआ है, 33.33%, ठीक है। तो आंसर आएगा सी। एज पर IS 456/2000 व्हाट इज़ द मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग फॉर्मवर्क। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आप कोई भी एग्जाम दोगे इस टेबल को जरूर याद रख लेना, जो कि IS 456 का टेबल है। मैं आपको टेबल नंबर बता देता हूँ, टेबल नंबर क्लॉज नंबर है 11.3.1, ठीक है। IS 456/2000 का क्लॉज नंबर है 11.3.1। इसमें जो वैल्यूज़ गिवन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आता ही आता है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग फॉर्मवर्क फॉर वर्टिकल फॉर्मवर्क टू कॉलम वॉल एंड बीम कितना है, 16 से लेके 24 घंटे, ठीक है, 16 to 24 आवर्स वर्टिकल फॉर्मवर्क के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ शियर एनफोर्समेंट। शियर एनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड नहीं किया जाता है, देखिए, शियर एनफोर्समेंट इन फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स नहीं, शियर एनफोर्समेंट इन फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स यस, शियर एनफोर्समेंट इन फॉर्म ऑफ इंक्लाइंड बार यस, एंड इन दोनों कॉम्बिनेशन, या तो वर्टिकल होता है या इंक्लाइंड होता है या फिर दोनों कॉम्बिनेशन में। तो कॉर्नर्स में जनरली इंक्लाइंड कर देते हैं और सेंटर में वर्टिकल होता है, तो कौन सा नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल वाला ए आएगा आंसर। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट्स आर प्रोवाइडेड इन अ कॉलम। लॉन्गिट्यूडनल मतलब वर्टिकल रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है, उसका काम क्या होता है, टू शेयर द वर्टिकल कंप्रेसिव लोड देयर बाय रिड्यूसिंग द ओवरऑल साइज ऑफ द कॉलम, बिल्कुल सही। टू प्रिवेंट सडन ब्रिटल फेलियर, बिल्कुल सही। टू प्रिवेंट लॉन्गिट्यूडनल बकलिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का लॉन्गिट्यूडनल बकलिंग को रोकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है। ये काम कौन करता है, सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, 1 और 2 करेक्ट है, आंसर आएगा ए। अ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट वॉल 250 mm थिक कैरीज अ लोड ऑफ 500 kN per मीटर इंक्लूसिव ऑफ इट्स ओन वेट, मतलब इसमें डेड लोड भी इंक्लूडेड है। व्हाट इज द रिक्वायर्ड साइज ऑफ फुटिंग फॉर हैविंग सॉइल सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ, यहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी दिया हुआ है, कह रहा है सेल्फ वेट लेना है 10% ऑफ द सुपर इम्पोज लोड, यूज M20 एंड Fe415 फॉर एनफोर्स्ड कॉन्क्रीट फुटिंग ऑन सॉइल। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो फुटिंग का वेट देख लेते हैं, 10% बोला है तो 10% निकालना है, तो 500 का 10% यह आ जाएगा 50, तो 50 kN पर मीटर हो गया फुटिंग का वेट। टोटल वेट करेंगे तो 500 + 50, 550 kN पर मीटर, ये हो गया टोटल लोडिंग, फुटिंग प्लस कॉलम का लोड या वॉल का लोड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एरिया, तो एरिया के लिए क्या फॉर्मूला है, एरिया के लिए है कि लोडिंग डिवाइड बाई बियरिंग प्रेशर कैपेसिटी, 550 डिवाइड बाई 160, तो यहाँ पे 550 डिवाइड बाई 160 करेंगे तो आंसर मिलेगा 3.43। तो हम इससे हायर साइड प्रोवाइड करेंगे, तो 3.43 से ऊपर कौन सा है,
3500 mm, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर में आया है, याद रखना। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे एक और चीज़ गलत है क्वेश्चन में, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ सॉरी, ना सही है, यहाँ पे साइज ही पूछा है, रिक्वायर्ड साइज, तो 3500 mm इसकी बेस की विड्थ आएगी, ठीक है। ये एरिया मतलब ये बेस विड्थ। नेक्स्ट है फाइननेस ऑफ सीमेंट मेजर्स। फाइननेस जो सीमेंट का वो क्या मेज़र करता है, तो फाइननेस क्या मेज़र करता है, बेसिकली रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ सेम होता है, बट किस रेट से गेन करेगा वो डिपेंड करता है उसकी फाइननेस पे। रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ सीमेंट। जितना फाइन हो उतना अच्छा सीमेंट होता है। जनरली आज के डेट में 53 तो छोड़ो 63 ग्रेड का भी सीमेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है, सिंपली कैसे, फाइनर ग्राइंडिंग से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लेकी एग्रीगेट। हमने पढ़ा था फ्लेकी और इलोंगेटेड दो प्रकार के एग्रीगेट के डिफेक्ट्स होते हैं। फ्लेकी में थिकनेस, मतलब जो थिकनेस गेज होता है वो यूज़ किया जाता है, और थिकनेस 3/5 ऑफ द मीन डायमेंशन से अगर कम है तो वो कहलाएगा फ्लेकी, और लेंथ में 9/5 ऑफ द मीन डायमेंशन से अगर ज़्यादा है तो इलोंगेटेड पार्टिकल कहलाएगा। तो यहाँ पे फ्लेकी पूछा है तो 3/5 ऑफ द मीन डायमेंशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कैरिड आउट टू मेजर टफनेस। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। टफनेस कौन मेजर करता है, इम्पैक्ट टेस्ट। एब्रेशन किस लिए करता है, हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए। क्रॉसिंग टेस्ट स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, और इम्पैक्ट टेस्ट टफनेस को टेस्ट करने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर गैप ग्रेडेड एग्रीगेट। गैप ग्रेडेड एग्रीगेट मीन्स मान लो 10 mm का प्रेजेंट है और फिर 30 mm का प्रेजेंट है, बीच की साइज मिसिंग है। 10 mm के बाद 30 mm का है, 20 mm का साइज एब्सेंट है, तो उसको बोलेंगे गैप ग्रेडिंग। कह रहे गैप ग्रेडिंग होने की वजह से क्या दिक्कत आएगी। गैप ग्रेडेड एग्रीगेट शोज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू सेग्रीगेट। स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ गैप ग्रेडेड एग्रीगेट इज लोअर। गैप ग्रेडेड एग्रीगेट अफेक्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड गैप ग्रेडेड एग्रीगेट रिक्वायर लेसर सीमेंट एंड। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ। गैप ग्रेडेड एग्रीगेट शो ग्रेटर टेंडेंसी टू सेग्रीगेट, बिल्कुल सही है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ गैप ग्रेडेड एग्रीगेट इज लोअर, ये भी सही है स्टेटमेंट। गैप ग्रेडेड एग्रीगेट रिक्वायर्ड लेसर सीमेंट, बिल्कुल, क्योंकि नेट वॉल्यूम कम हो जाता है, नेट सरफेस एरिया कम हो जाता है, ये भी सही है। गैप ग्रेडेड एग्रीगेट अफेक्ट कंप्रेसिव एंड शियर स्ट्रेंथ, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। क्यों, क्योंकि सीमेंट की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, इसकी वजह से ये अपने आप इसकी स्ट्रेंथ मतलब काउंटर बैलेंस कर लेता है जो कन्वेंशनल कंक्रीट है। इसलिए अगर यहाँ पूछा है, नॉट पूछा है, तो आंसर मेरे हिसाब से आंसर सी आना चाहिए, आंसर सी आना चाहिए, क्योंकि सभी स्टेटमेंट बाकी सब तो सही हैं। ट्रू स्लम्प क्या होता है, जो कि स्लम्प चारों तरफ से इवनली ड्रॉप हो। कोलैप्स स्लम्प की एक तरफ से ऐसे हो के ऐसे फॉलो जाता है, उसको बोलते हैं कोलैप्स स्लम्प। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग श्रिंकेज एंड क्रिप। श्रिंकेज पता है आपको, श्रिंकेज होता है वाटर की इवेपोरेशन से, और क्रिप होता है काफ़ी लॉन्ग टाइम में सस्टेंडेड लोड की वजह से। आते हैं स्टेटमेंट पे। क्रिप एंड श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट, अभी इसमें पूछा है नॉट करेक्ट, ठीक है। क्रिप एंड श्रिंकेज ऑफ द कॉन्क्रीट आर द डायमेंशनल चेंज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नहीं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ क्रिप होता है, श्रिंकेज नहीं होता। श्रिंकेज शॉर्ट टर्म होता है। कुछ ऐसे क्रिप है जो लॉन्ग टर्म में भी होते हैं, बट मोस्टली शॉर्ट टर्म में भी हो जाते हैं। क्रिप इज द डिफॉर्मेशन इन कॉन्क्रीट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू सस्टेन्ड लोडिंग, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्रिंकेज इज द कॉन्ट्रैक्शन सफर्ड बाय द कॉन्क्रीट इवन इन द एब्सेंस ऑफ लोड, बिल्कुल। श्रिंकेज को लोड से कोई मतलब नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन होगा 100% होगा, श्रिंक होगा, और जाहिर सी बात है एक्सपेंड होगा नहीं, ये क्या होगा, श्रिंक ही होगा, क्योंकि जो वाटर है वो इवेपरेट हो रहा है, तो श्रिंकेज ही आना है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ही होना है। ये स्टेटमेंट भी सही है। श्रिंकेज इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, ये भी बिल्कुल सही है। जितना वाटर सीमेंट रेशियो होगा मतलब उतना ही ज़्यादा वाटर कंटेंट है, और जितनी ज़्यादा वाटर कंटेंट है उतनी श्रिंकेज ज़्यादा होगी। तो स्टेटमेंट कौन सा बचता है, फर्स्ट वाला। लॉन्ग टर्म जो है वो सिर्फ क्रिप है, श्रिंकेज नहीं। टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉर्मूला इक्वेशन, हम जब सभी जानते हैं FM इज इक्वल टू FCK प्लस K इंटू S। के जनरली वैल्यू लेते हैं 1.65, किसके लिए, 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, ये डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। अब यहाँ पे वैल्यू इसकी चेंज कर दी, बोला कि 1 आउट ऑफ 20 सैंपल फेल्स। अब देखो 1 आउट ऑफ 20 सैंपल फेल हो रहा है, इसका भी मीनिंग वही है, घुमा फिरा के बस पूछा था, कन्फ्यूज हो जाए। 1 आउट ऑफ 20 मीनिंग क्या हुआ कि 100 में से कितने फेल हो रहे हैं,
5 फेल हो रहे हैं, मतलब अभी भी परसेंटेज कितना है 95 और 5 का, तो 5 मतलब 100 में से 5 ही फेल होगा, तो अभी भी के की वैल्यू वही रहने वाली है 1.65 ही। For design mix of concrete with 40 mm nominal maximum size of coarse aggregate, the adjusted in the minimum cement content is, जो टेबल दिया हुआ है IS कोड में टेबल 5, उसमें मिनिमम सीमेंट कंटेंट है, वाटर सीमेंट रेशियो है, लेकिन वो दिया हुआ है सिर्फ 20 mm कोर्स एग्रीगेट के लिए, और उससे आगे लिखा हुआ है कि अदर साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट के लिए ये टेबल है, जो कि करेक्शन आप अप्लाई करोगे। टेबल नंबर 6 ऑफ IS 456/2000, उसमें दिया हुआ है अगर 40 mm के लिए यूज़ करना है तो -30 kg पर मीटर क्यूब आप सीमेंट कंटेंट मिनिमम सीमेंट कंटेंट में माइनस कर दोगे। यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी। टेबल नंबर 5 एंड 6 ऑफ IS 456/2000 रेफरेंस के लिए यूज़ किया है, आप जाके देख सकते हो। द मिनिमम मिक्सिंग टाइम ऑफ कॉन्क्रीट विद लाइट वेट एग्रीगेट इन पेन मिक्सर 2 मिनट। ये IS 456 में भी मेंशन है, इसमें कुछ नया नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग। अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग के लिए क्या सही है? अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग के लिए जनरली हम ट्रिमाई पाइप यूज़ करते हैं। कॉन्क्रीट शुड बी प्लास्टिक कोहेसिव एंड गुड फ्लोबिलिटी, बिल्कुल सही। स्लम्प रिक्वायरमेंट बिल्कुल हाई होती है, मतलब वेरी हाई कैटेगरी में आती है स्लम्प इसकी, 150 से ज़्यादा। अ रिचर मिक्स कंपेयर टू नॉर्मल कंडीशन इज यूज फॉर अंडर वाटर कॉन्क्रीट, बिल्कुल जनरली अंडर वाटर कॉन्क्रीट के लिए कॉन्क्रीट की ग्रेड हायर रखी जाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंस्ट्रक्शन। आंसर आएगा 1 2 3 करेक्ट। नेक्स्ट है मोर सर्कल दिया हुआ है यहाँ पे 3D का। अब कह रहे हैं इफ द डिज़ाइन टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी ऑफ यील्डिंग, देन व्हाट इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कह रहा है 2 लेने को। सिंपल है, पहले चलते हैं हम लोग। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी क्या कहता है? तो ये कहता है टाउ मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई बाई 2, सिग्मा वाई बाई 2 से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। अब टाउ मैक्स कैसे फाइंड करेंगे? टाउ मैक्स फाइंड करने का 3 तरीका है यहाँ पे। पहला कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। सिग्मा 1 कितना है? अब सिग्मा 1 है 80 और सिग्मा 2 है 20, तो 80 माइनस 20 60 डिवाइड बाई 2 30। दूसरा सिग्मा 1 बाई 2, तो सिग्मा 1 कितना है 80 बाई 2 मतलब 40, और तीसरा सिग्मा 3 बाई 2, तो सिग्मा 3 है यहाँ पे 20, 20 बाई 2 10। इस समय से जो मैक्स होगा वही यहाँ पे टाउ मैक्स यूज़ होगा। तो मैक्स कौन सा है? 40। तो कह रहा है कि 40 शुड बी इक्वल टू और लेस देन एफ वाई, मतलब यहाँ पे सिग्मा वाई एफ वाई डिवाइड बाई 2 और यहीं पे डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर देना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वैल्यू 2 दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 4 160, और 160 आपका है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए 160 मेगापास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A portion of the beam between two section is said to be in pure bending when there is, प्योर बेंडिंग का डेफिनेशन क्या है कि बीम के बीच में सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट हो, शियर फोर्स 0 हो। तो उसके लिए क्या कंडीशन है? ये कंडीशन है कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट एंड 0 शियर फोर्स। रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस कैन बी अचीव्ड बाई, हम जानते हैं इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू होता है। अब यहाँ पे k को इधर ले जाओ, मतलब k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e, अब बाकी सब डिवाइड में आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू। आंसर आ जाएगा बी। इन अ सर्कुलर सेक्शन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड द एवरेज शियर स्ट्रेस, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगल केस में क्या होता है 3/2, रेक्टेंगल केस में 3/2 रेक्टेंगल, और सर्कल के केस में 4/3, मतलब 4/3 ऑफ टाउ एवरेज इज इक्वल टू टाउ मैक्स, ठीक है। ये हो गया सर्कल के केस में, और ट्रायंगल के केस में भी यही होता है, रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों के केस में। अब यहाँ में पूछा है किसके? सर्कल के लिए, तो 4/3, 4/3 मतलब 1.33। आंसर आएगा ए। द फेलियर ऑफ शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम कैसे फेल होता है? क्रशिंग के द्वारा, और लॉन्ग कॉलम बकलिंग। ये हो गया लॉन्ग कॉलम के लिए सही आंसर, और क्वेश्चन में पूछा है शॉर्ट कॉलम, तो आंसर आएगा बी। फॉर सिंगल रेनफोर्स्ड बीम द अल्टीमेट स्ट्रेन इन स्टील, अगेन IS 456 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है। कितना है? Fy/1.15 इंटू ES प्लस 0.002, और कॉन्क्रीट के लिए कितना होता है? 0.0035। तो ये कॉन्क्रीट के लिए सही है और ये स्टील के लिए सही है। बीम के लिए क्रिटिकल सेक्शन फॉर 2 वे शियर फाउंडेशन में,
तो मैं तीनों को बता देता हूँ। बेंडिंग मोमेंट के लिए होता है फेस ऑफ द कॉलम, बेंडिंग मोमेंट के लिए फेस ऑफ द कॉलम, वन वे शियर या फिर फ्लेक्सुरल शियर के लिए एट द डिस्टेंस d फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, ये सिंगल शियर के लिए या फिर वन वे शियर के लिए, ठीक है, वन वे शियर। और टू वे शियर के लिए या फिर पंचिंग शियर के लिए d/2 से, ये हो गया टू वे शियर के लिए d/2 पे। तीनों का मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे क्या पूछा, टू वे शियर था, d/2 इफेक्टिव डेप्थ हाफ ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट कंडक्टेड ऑन द हार्ड एंड कॉन्क्रीट, हार्ड एंड कॉन्क्रीट पे कौन सा नहीं होता है, मतलब सॉफ्ट कॉन्क्रीट पे होता है, मतलब फ्रेश कॉन्क्रीट पे या फिर ग्रीन कॉन्क्रीट पे। देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हार्ड पे होता है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ हार्ड पे होता है, स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हार्ड पे होता है, वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट वर्केबिलिटी के लिए होता है, जिसमें हम टाइम सेकेंड में निकालते हैं वर्केबिलिटी के लिए। तो आंसर आएगा सी। तो ये प्लास्टिक स्टेट में होता है। सिग्मा एस टी की वैल्यू गिवन है, टाउ बी डी की वैल्यू गिवन है, कह रहा है बार का डाया 12 mm, डेवलपमेंट निकालो। एल डी इज इक्वल टू क्या होता है 5 इंटू सिग्मा एस डिवाइड बाई 4 टाउ बी डी। वैल्यू यहाँ पे सब गिवन है, 12 mm इंटू सिग्मा एस गिवन है 230 डिवाइड बाई 4 इंटू 1.1, ठीक है, 1.0, ठीक है। आप इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। आंसर आएगा 690, 94th का हो गया 690। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन अ बीम यूजिंग Fe415। इसको हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, 0.85 अपॉन Fy इज इक्वल टू AS/BD। तो परसेंटेज पूछा है तो AS/BD मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यहाँ पे डिवाइड बाय 100 है, डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा PT के बराबर। अब देखते हैं Fy कितना है 415, तो 0.85 डिवाइड बाई 415 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आंसर आएगा 0.20 समथिंग करके आएगा, तो आंसर आएगा डी। और स्ट्रैप फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग कब यूज़ करते हैं, दो बीम को हम जब बीम कॉलम काफ़ी डिस्टेंस पे सिचुएटेड हो और एक बीम आउटर बीम बाउंड्री लाइन पे सिचुएटेड हो, तो उस कंडीशन में हम कंबाइंड फुटिंग से अच्छा स्ट्रैप बीम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं दोनों में, ताकि लोड ट्रांसफ़र हो जाए दूसरे कॉलम पे। इसको कहते हैं स्ट्रैप फुटिंग। अब यही कंडीशन है यहाँ पे, सब कंडीशन ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। इस कंडीशन में आंसर आएगा 96 का। अ कॉलम इज सिचुएटेड इनसाइड द प्रॉपर्टी लिमिट वेयर आइसोलेटेड फुटिंग इज पॉसिबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द एडजॉइनिंग कॉलम इज लार्ज, ठीक है। दोनों को मैं आइसोलेटेड फुटिंग बना दिया और फिर स्ट्रैप बीम से कनेक्ट कर दिया। वेल फाउंडेशन इज ए टाइप ऑफ केशन फाउंडेशन इन विच, केशन का एक टाइप है वेल फाउंडेशन जिसमें ऊपर नीचे दोनों से ओपन होता है, ठीक है। तो ओपन एट बॉटम एंड टॉप दोनों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द स्टोन इज यूज्ड फॉर रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस ऑफ मेसनरी। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। फायर रेजिस्टेंस के लिए सबसे बेस्ट होता है कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। मिनिमम वॉल थिकनेस फॉर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड हो तो 1.5 ब्रिक 1.5 ब्रिक, और अगर डबल फ्लेमिश बॉन्ड होता तो हाफ ब्रिक 1/2 ब्रिक। क्योंकि सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड सामने में होता है और बैक में इंग्लिश बॉन्ड होता है, इसलिए इसको 1.5 ब्रिक की जरूरत पड़ती है। रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क इज यूज्ड इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क जो होता है वो किस कंडीशन में जरूरत पड़ती है, व्हेन द ब्रिक वर्क हैज़ टू बियर टेंसाइल एंड शियर स्ट्रेस, बिल्कुल राइट। व्हेन द सपोर्टिंग वाल इज ससेप्टेबल टू लार्ज सेटलमेंट, इसका कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हेन द ब्रिक वर्क हैज़ टू रेसिस्ट लेटरल लोड, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, बाकी स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सेटलमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर आरसीसी बनाएंगे तो और वेट बढ़ने ही वाला है, उससे सेटलमेंट पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कैविटी वॉल ओवर अदर वॉल, कौन सा नहीं है। देखिए न्यूइसेंस ऑफ इफ्लोरेसेंस इज़ वेरी हाई नहीं वेरी लो, मतलब इफ्लोरेसेंस काफ़ी कम हो जाता है, तो यही स्टेटमेंट मेरे हिसाब से सही नहीं है। बाकी सब तो सही है। गुड इंसुलेशन अगेंस्ट साउंड, चीपर एंड इकोनॉमिकल, बिल्कुल सही। लोड ऑन फाउंडेशन रिड्यूस, बिल्कुल सही। तो ये इफ्लोरेसेंस बढ़ता नहीं है, घट जाता है, असर जो है इफ्लोरेसेंस का वो कम हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर टेरेजो फ्लोरिंग। टेरेजो फ्लोरिंग क्या होता है, चिप्स, स्टोन चिप्स हम मिक्स कर देते हैं कॉन्क्रीट में और फिर उसको हम यूज़ करते हैं, आप सभी ने देखा होगा। आंसर आ जाएगा इसका 102 का ए।
इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लोर फिनिश विद अ स्पेशल कॉन्क्रीट मेड विद वाइट सीमेंट जनरली यूज़ करते हैं इसमें, विद अ मार्बल चिप्स, मार्बल की चिप्स पैटर्न यूज़ करते हैं यहाँ पे। स्पेंड्रिल ऑफ आर्च, स्पेंड्रिल क्या होता है, ये आर्च है, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल ये जो फॉर्म हुआ है इसको बोलते हैं, इस वाले एरिया को बोलते हैं दोनों तरफ को स्पेंड्रिल। तो ये ट्रायंगुलर पोर्शन होता है और ये कहाँ से, क्राउन से जो लाइन आ रही है वहाँ से, और ये एक्स्ट्रा डॉट से जो लाइन आ रही है, इनके बीच में जो ट्रायंगल स्पेस फॉर्म होता है वो है। तो देख लीजिए यहाँ पे अ कर्व्ड ट्रायंगुलर, कर्व्ड क्यों बोला गया, क्योंकि ये तो कर्व है और ये ट्रायंगल है, स्पेस फॉर्म्ड बिटवीन द एक्स्ट्रा डॉट्स एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू क्राउन, हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू क्राउन, और ये एक्स्ट्रा डॉट से जो ट्रायंगल बन रहा है उसी को बोलते हैं, तो आंसर आएगा सी। गैम्ब्रेल रूफ जो होता है वो 2 साइडेड स्लोप होता है, एक का स्लोप कम एक का स्लोप ज़्यादा, फिर इधर भी ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, और ये टोटल स्लैब। गैम्बल रूफ जो है वो 4 साइडेड नहीं 2 साइडेड है, और मैंसर्ड रूफ जो होता है वो होता है 4 साइडेड, मैंसर्ड रूफ जो है 4 साइडेड। स्टाइल इन डोर और विंडो, स्टाइल का काम क्या है, मतलब फ्रेम के बाहर जो वर्टिकल इस तरह से मेंबर होते हैं दोनों साइड से, उसको बोलते हैं स्टाइल। वर्टिकल आउटसाइड मेंबर ऑफ द शटर को स्टाइल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द अजम्पशंस मेड इन थियरी ऑफ प्योर टॉर्शन। प्योर टॉर्शन के केस में कौन सी इसमें से अजम्पशन सही है, मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, स्ट्रेसेस आर विद इन द इलास्टिक लिमिट, ट्विस्ट अलोंग द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म, तीनों स्टेटमेंट सही है। द फॉलोइंग assumptions आर मेड इन द थियरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, द स्ट्रेसेस आर विद इन द इलास्टिक लिमिट, बिल्कुल सही। द स्ट्रेसेस आर प्योर लॉन्गिट्यूडनल, नहीं, स्ट्रेसेस जो होते हैं वो परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन, ये भी सही है, तो 1 and 3 आर करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी इज ऑल्सो नोन एज, मैं सभी को बता देता हूँ, सेंट विनेंट जो है, सेंट विनेंट को बोलते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थियरी, सेंट विनेंट जो है मैक्स प्रिंसिपल स्ट्रेन थियरी। कूलम्ब्स थियरी किसको बोलते हैं, कूलम्ब्स थियरी बोलते हैं मैक्स शियर स्ट्रेस को, मैक्स शियर स्ट्रेस थियरी को बोलते हैं। रैंकाइन थियरी, ये हमारा क्वेश्चन है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस रैंकाइन बोलते हैं। और मिस हैंकी, ये किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी, मैक्स शियर स्ट्रेन एनर्जी थियरी, या फिर मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थियरी, ठीक है। जस्ट सबको मैंने बता दिया, आंसर आएगा इसमें सी। द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन एन इलास्टिक मटेरियल इज, प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हुआ सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 की वैल्यू, यहाँ पे ये कंप्रेशन में, बाकी दो टेंशन में। What is the maximum principal stress if the stress at the elastic limit in the simple tension is 220 न्यूटन पर स्क्वायर, पॉइजन रेशियो कह रहा है 0.3 लेना है। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, सिंपल सा जो फार्मूला है फाइंड करने का, उस फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हो, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस से नॉर्मल स्ट्रेन फाइंड करने की, सिंपल स्ट्रेन फाइंड करने की। एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड डिवाइड बाई ई, उससे भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन फाइंड करना है, इसलिए हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थियरी यूज़ करेंगे, डायरेक्ट बात खत्म हो जाएगी। अब वो देखते क्या है, सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 3 बाई ई शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई बाई ई के बराबर। यहाँ पे सारी वैल्यू इंसर्ट कर देना है। सिग्मा 1 यहाँ पे 180 आएगा, सिग्मा 2 यहाँ पे 120 आएगा, म्यू की वैल्यू 0.3 है, और सिग्मा 3 यहाँ पे 80 आएगा। लेकिन यहाँ पे सिग्मा 3 क्या है, का साइन अलग है, मतलब कंप्रेशन का है, तो यह नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ की वैल्यू आपको पता है, सिग्मा वाई यहाँ पे 220 दिया हुआ है, आप इसको इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा 160 बाई ई, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अ मेथड टू फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ अ प्लेन फिगर। मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर होना चाहिए ग्राफिक्स, मेथड ऑफ ग्राफिक्स, इसमें कुछ नहीं, लेकिन मुझे सही आंसर सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता इसका, मेरे हिसाब से हो सकता है कि ग्राफिक्स, मेथड ऑफ ग्राफिक्स हो, बट सही हो मुझे सेंट्रॉइड फाइंड करने का मुझे एक ही मेथड पता है, इंटीग्रेशन वाला, बस और कोई नहीं। फॉर अ बीम द वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, क्या करें, यूडीएल लोड है तो शियर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, लोड के बाद हमेशा 1 डिग्री हायर होता है शियर फोर्स का, और शियर फोर्स से 1 डिग्री हायर होता है बेंडिंग मोमेंट का। तो अगर लोड यूडीएल है मतलब इसकी लीनियरिटी क्या है 1, तो डिग्री इसकी 1 बढ़ जाएगी इससे, मतलब ये बन जाएगा ट्राइंगल शेप का, और इसकी बेंडिंग मोमेंट बनेगी पैराबोलिक शेप का, इसकी डिग्री हो जाएगी 1, मतलब लीनियर, ठीक है, ये बन जाएगा लीनियर। शियर फोर्स पूछा है तो इसलिए लीनियर, यहीं अगर बेंडिंग मोमेंट होता तो पैराबोलिक होता।
फॉर अ स्टेबल linearly elastic structure a unique response exists that satisfies the following requirement. Equilibrium of forces बिल्कुल सही, फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशंस बिल्कुल सही, और 1 and 3 करेक्ट है. कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है. कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये थोड़ा डाउटफुल है. कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं होता. कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन जो यूज़ करते हैं वो एक जॉइंट पे फाइंड करते हैं, बेंडिंग मोमेंट को यूज़ करके और शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट को बेसिकली यूज़ करके. तो मेरे हिसाब से आंसर सी हो सकता है इसका. डी भी कई लोग हो सकता है कि डी भी आंसर सही हो, बट जो मुझे पता है उसके हिसाब से ए और 1 and 3 तो करेक्ट है, मतलब सी की ज़्यादा संभावना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन अ कैलकुलेटेड लोड ऑफ 25 किलो न्यूटन इज अप्लाइड. कह रहा है कि एक कैंटिलीवर बीम है, 25 किलो न्यूटन लोड अप्लाई है फ्री एंड पे, और 1 मीटर पे डिफ्लेक्शन आ रहा है कितना, 4 mm का. तो ये क्या यूज़ कर सकते हैं आप लोग, सिंपली इसका यूज़ कर सकते हैं ई आई फाइंड करने के लिए. और कैसे फाइंड होगा, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए क्यूब डिवाइड बाई 3 ई आई प्लस पी ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ई आई. यहाँ पे सब वैल्यू इंसर्ट करेंगे, इज इक्वल टू 4 mm इंसर्ट करेंगे मीटर में, तो आपको एक ई आई की वैल्यू मिलेगी. अब बाकी अब ई आई की वैल्यू मिल गई तो जो ये इक्वेशन बनेगा, इस इक्वेशन में आपको ई आई की वैल्यू सीधा इंसर्ट कर देनी है. आंसर आ जाएगा 2.4. एज पर द बाउंड्री कंडीशंस ऑफ द कंजुगेट बीम. कंजुगेट बीम में क्या होता है, फिक्स बीम किस में बन जाता है, फ्री हैंड में, फ्री फिक्स में, फिक्स फ्री में. टेंशन कोफिशिएंट ऑफ अ ट्रस मेंबर इज, टेंशन कोफिशिएंट दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द मेंबर दिया हुआ है 12 मीटर, कह रहा है बार इन फोर्स. सिंपल सा है, टेंशन कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय द लेंथ, और साइन जो होता है, जो टेंशन कोफिशिएंट का साइन है उसी साइन पे डिपेंड करता है. तो P/18 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर 12 से, 6 दूनी 12, 6 दूनी 18, कितना आ गया 2P/3, और इसका साइन भी प्लस का आया. अब इसमें जो प्लस माइनस है वो डिपेंड करता है साइन पे ही, जो साइन है उसका उसी के आधार पे इसकी वैल्यू आएगी. तो प्लस 2P/3. इफ अ ट्रस इज हैविंग m members of the j number of joint, r member of support reaction component and satisfies the condition m plus r is equal to 2j. ये किसके लिए है, ट्रस के लिए. क्या बोलेंगे इसको, परफेक्ट ट्रस. m plus r is equal to 2j है, मतलब परफेक्ट ट्रस है. तो ये नॉन रिजिड ही है, रिजिड तो नहीं है इसमें. अब ये आंसर कई लोग बोलेंगे सी क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे रिजिड है. ठीक है, यहाँ पे रिजिड वर्ड जो है ये किसके लिए आता है, फ्रेम के लिए. यहाँ पे नॉन रिजिड होने की संभावना ज़्यादा है जस्ट रिजिड के मुकाबले, मतलब ए के हिसाब से, मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर होने की चांसेस ज़्यादा ए की है. बाकी देखते हैं फाइनल आंसर की. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ ब्रिज ट्रस. ये सभी है ब्रिज के ट्रस के टाइप. फिंक ट्रस ब्रिज में यूज जनरली नहीं होता है, होता तो है बट जनरली नहीं होता है. कॉमन टाइप पूछा है यहाँ पे. इन अ सेगमेंट ऑफ केबल द वर्टिकल शियर स्ट्रेस इज दिया हुआ इतना, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट दिया हुआ इतना. कह रहा है कि एक्सल टेंशन क्या होगा, दोनों को सम स्क्वायर का सम कर देंगे. 5.07 का स्क्वायर प्लस 15.484 का स्क्वायर का अंडर रूट. ठीक है, आंसर आ जाएगा 16.29. आंसर बी. 118 का हो गया. 119. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर. स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का यहाँ पे स्टेटमेंट है. इफ द रिएक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाई इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम द स्ट्रक्चर इज एक्सटर्नली इंडिटरमिनेट. बिल्कुल सही. एन इंटरनली रिडंडेंट स्ट्रक्चर, द रिडंडेंट आर इंटायरली इंटरनल. In a horizontal beam subjected to vertical loading, if the number of reactions exceed 2, the beam is becomes externally determinate, नहीं indeterminate हो जाता है. ये स्टेटमेंट गलत हो गया. 1 सही है. 1 सही है तो अकेला तो 1 है नहीं, तो 1 2 को भी सही करना पड़ेगा. 1 and 2 आर करेक्ट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू फिक्स बीम. फिक्स बीम के रिलेटेड टेम्परेचर वेरिएशंस डज नॉट प्रोड्यूस एनी सिग्निफिकेंट स्ट्रेस. ये गलत है क्योंकि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स में हमेशा ही टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. कंपेयर टू सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स बीम इज सब्जेक्टेड टू लेसर मोमेंट ऑफ सेम लोडिंग. बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें स्पैन मोमेंट और सपोर्ट मोमेंट दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टोटल मोमेंट, इसलिए कम होता है. मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज लेस कंपेयर टू सिंपली सपोर्टेड. बिल्कुल सही. कितना, 1/5 और 1/4. ये दो स्टेटमेंट सही है. 2 and 3. आंसर आ जाएगा बी. ये था सॉल्यूशन. वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. कुछ और जानकारी चाहिए तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू ऑल. थैंक्स फॉर द वॉचिंग.